नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील, मास्क जरूर पहने और अब तो अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही आपको कोरोना से बचाएगा। केसेस जरूर कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब घर से बाहर निकले तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आइए बढ़ते आगे। यूपी में इटावा में समाजवादी पार्टी की युवजन सभा का नेता गैंगस्टर, जो कि जेल में बंद रहने के बाद जब रिहा हुआ तो जुलूस निकालते हुए सड़कों पर दिखाई दिया। इस नेता ने सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई, कोरोना नियमों का उल्लंघन किया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर कई गाड़ियों को जब्त कर लिया है। 34 लोगों को लिया गया हिरासत में। जुलूस में हार माला पहने धर्मेंद्र यादव एक खुली गाड़ी में चलता दिखाई दे रहा था, जबकि उसके समर्थक उसकी गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं गाड़ियों के दरवाजों के बाहर लटककर नारेबाजी करते और वीडियो बनाते दिखाई दे रहे थे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पुलिस की तरफ से इस मामले में 200 से ज्यादा लोगों पर दर्ज किया गया है केस और 34 लोग हिरासत में। कई गाड़ियों को भी किया गया है जब्त। इससे पहले यूपी के इटावा में समाजवादी युवजन सभा के नेता धर्मेंद्र यादव का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाई दिया कि औरैया से जिला बदर धर्मेंद्र यादव जब इटावा जेल से रिहा हुए तो जुलूस की शक्ल में इटावा से औरैया तक सैकड़ों गाड़ियों के साथ उनका काफिला निकला। जेल से निकले एसपी नेता के स्वागत में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था। धर्मेंद्र यादव समेत उनके किसी भी समर्थक ने मास्क नहीं पहना हुआ था। उनके काफिले में भारी भीड़ और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें भी शामिल थीं। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने धर्मेंद्र यादव समेत 200 लोगों पर दर्ज किया है केस और मामला सामने आने के बाद चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल हुई है। 4 तारीख की शाम 6:15 बजे के लगभग छूटा है और ये आज दिन का वीडियो है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है और जिस तरीके से ये जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, इसको देखते हुए थाना सिविल लाइंस में जो सेक्शंस हैं उसमें FIR दर्ज कराई गई है। 188, 269, 70 महामारी एक्ट, क्योंकि इतनी संख्या में नारे लगाते जा रहे हैं, उसको लेके 7 CLA एक्ट भी लगाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, 200 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह से समाजवादी का नेता धर्मेंद्र यादव ने अपना जुलूस निकाला था और कई सारे मामले उस पर दर्ज है आपराधिक प्रवृत्ति का, और जब इटावा जेल से छूटा तो ऑडी से लेकर कई बड़ी गाड़ियां जो उसके जुलूस में शामिल थी और ओपन गाड़ियां शामिल थी, बाइक का जुलूस भी था। तो पुलिस ने जैसे ही वीडियो वायरल हुआ न्यूज 18 पर खबर करने के बाद कार्रवाई की है और 34 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और 200 लोगों के खिलाफ ये बड़ा मामला दर्ज हुआ। हालांकि जो मुख्य अभियुक्त है धर्मेंद्र यादव औरैया का जो रहने वाला, अभी तक फरार है। तो पुलिस का साफ तौर पर गायत्री कहना है कि अभी हम धारा 188 यानी 144 के उल्लंघन और 267 और 70 यानी जो महामारी एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। आप खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू है या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी अपन पालन नहीं कर रहे हैं। तो खुलेआम अगर आप इस तरह गुंडाई करते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। गृह विभाग की तरफ से भी DMSP को कहा गया था कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आज 200 गाड़ियों को जब्त कर पुलिस लाइन में लाया गया, थाने में लाया गया और इनके 34 लोगों की गिरफ्तारी जो की गई उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक गायत्री जो धर्मेंद्र यादव है वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो धर्मेंद्र यादव रिहाई के बाद इस तरीके के काफिले के साथ, लेकिन रिहाई के बाद अब एक बार फिर से जेल जाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि बड़ा काफिला धर्मेंद्र यादव का, समाजवादी पार्टी के नेता का ये जुलूस हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव फूल माला पहने खुली गाड़ी में, ये देखिए, खुली गाड़ी में अपने समर्थकों के साथ किस तरीके से काफिले के साथ, बड़े जुलूस के साथ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, उनके साथ निकलता नजर आया और जमकर कानून की धज्जियां उड़ी। तो कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। किसी ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया था और भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि 2 गज की दूरी तो कहीं पर दिखाई ही नहीं दी। ऐसे में सवाल यही है, कैसे हारेगा कोरोना? लेकिन इस सबके बीच पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, 200 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में चौकी प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिन 200 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, क्या सबकी पहचान कर ली गई है पुलिस की तरफ से और चौकी प्रभारी को निलंबित? लेकिन सवाल बड़ा, ये चूक हो कैसे गई? कार्रवाई तो हो गई इस पूरे मामले के बाद?
देखिए बिल्कुल 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका बिल्कुल अनुपालन नहीं किया गया और ना ही जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उसका अनुपालन करा पाई। चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया और जबकि जब जेल से छूटा वो धर्मेंद्र यादव तो उसकी बहुत सारी गाड़ियां, 200 से अधिक गाड़ियां जो वहाँ थी, बाइक थी, 4 व्हीलर थे, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये लोकल स्थानीय पुलिस को ध्यान देना चाहिए था, जिसकी वजह से एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन चूक तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की तरफ से हुई है कि कोई एक बदमाश जेल से छूटता है, उसके 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकलता है और जब वीडियो वायरल होता है तब आपको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि गायत्री की पुलिस की भी लापरवाही है या फिर पुलिस ने उसे जाने दिया। भाई जेल से छूटा, वहीं से उसका काफिला निकला, बीचों बीच शहर से निकल रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए था। अगर किसी ने वीडियो बनाकर वायरल किया उसके बाद आपने कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं आपकी शुचिता पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इसमें सरकार के निर्देश पर कार्रवाई की गई, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने चुनौती है कि जेल से छूटे जो धर्मेंद्र यादव, उनको जेल जाने की तैयारी तो पुलिस ने कर दी है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। अब ये देखना होगा कि धर्मेंद्र यादव जो इस इलाके का काफी दबंग और अपराधी किस्म का आदमी है, प्रधान भी रहा, मौके पर जिला पंचायत सदस्य भी है, उसकी गिरफ्तारी कब होती है। गायत्री, अजीत आप हमारे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र यादव के काफिले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने काफिले में शामिल 24 गाड़ियों को कब्जे में लिया है। इसके अलावा 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 200 के करीब लोगों पर केस दर्ज हुआ है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है 30 लोगों को उनसे पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता समेत 200 पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का नेता और मुख्य आरोपी धर्मेंद्र यादव इस पूरे मामले में फरार है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। 200 से ज्यादा लोगों, जिसमें धर्मेंद्र यादव भी शामिल है, केस दर्ज कर लिया गया है। 30 लोग हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ हो रही है। 24 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया। लेकिन सवाल खड़ा होता है, इतनी बड़ी संख्या में जब यह काफिला गुजर रहा था, पहले 2 तस्वीरें देखिए। जिन गाड़ियों को कब्जे में लिया गया ये वही गाड़ियां हैं जो धर्मेंद्र यादव के काफिले में शामिल थी और इसी के साथ 30 लोग भी हिरासत में लिए गए हैं और उनसे भी हो रही है पूछताछ। 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें धर्मेंद्र यादव मुख्य आरोपी हैं, लेकिन अभी तक उन पर केस दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दबंग बताया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद काफिले के साथ गुजरने पर अब पुलिस एक्शन में। इटावा जेल से छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की हूटर रैली के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इटावा की पुलिस ने देर रात में ही मुकदमा दर्ज करने के बाद बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से पुलिस लाइन में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सभी वो गाड़ियाँ बताई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की हूटर रैली में शामिल थी। और ये जो सामने एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिस गाड़ी का नंबर UP 75 AC 9090 है, इसी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का नेता धर्मेंद्र यादव सवार था। और ये गाड़ी कहाँ से बरामद हुई है इस बात का फिलहाल पुलिस नहीं बता पा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से छापेमारी की प्रक्रिया चल रही थी उसी के तहत ये गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। 24 गाड़ियां अब तक पकड़ी गई हैं और 34 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसमें छानबीन की जा रही है और जो भी इसमें शामिल रहे हैं सभी पे महामारी एक्ट के साथ ही 188 और 7 CLA एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनमें जितने लोग शामिल पाए गए हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक तो कोरोना काल है और इतनी बड़ी संख्या में जब ये पूरा काफिला गुजर रहा था तो प्रशासन कहां था? सिर्फ क्या चौकी प्रभारी जिम्मेदार है इसके लिए? किससे इजाजत लेनी होती है अगर इस तरह की कोई समारोह किया जाता है या इस तरह का उल्लंघन होता है उसके लिए? और दूसरा सवाल ये कि धर्मेंद्र यादव को ढूंढने के लिए, उन पर कार्रवाई के लिए पुलिस की क्या रणनीति है? देखिए गायत्री, बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया कि सिर्फ चौकी इंचार्ज जिम्मेदार नहीं है। अगर आप जेल से छूटते और आपको जुलूस निकालना है, समारोह करना है, तो इसकी अनुमति लोकल मजिस्ट्रेट और थानाध्यक्ष दोनों देता है। थानाध्यक्ष की रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट बाकायदा CO से होते, डिप्टी SP से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय जाता है, जहाँ से आपको अनुमति दी जाती है। पहली तो महामारी एक्ट में आपको इस तरह से अनुमति दी ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर जुलूस निकाला जा रहा था, इतनी बड़ी संख्या में लोग औरैया से आए, इटावा जेल के पास इटावा के लोग एकत्रित हुए, तो ये वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, यानी जो LIU होती है, जिले की जो
खुफिया एजेंसी होती है, उसने रिपोर्ट क्यों नहीं दी कि एक अपराधी छूट रहा है और इतनी गाड़ियां जेल के बाहर जमा हो रही हैं, उसका जुलूस निकलेगा। तो लोकल जो एलआई यूनिट है वो भी दोषी है, जो थाना अध्यक्ष है वो भी दोषी है। सिर्फ चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई कर पुलिस अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी इसमें और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है उनके क्षेत्र से निकलना है। और अगर आपकी खुफिया पुलिस विभाग है वहां, तो उसने जानकारी क्यों नहीं दी। दूसरा, धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। सिर्फ जो गाड़ियां 24 गाड़ियां बरामद की है, उसको वो कह रहे कि हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, हमने 7 क्रिमिनल एक्ट भी लगा दिया है, यानी बड़ी धारा लगाई है जिसमें उनकी बेल नहीं होगी 6 महीने तक। तो इन सब की कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सवाल है कि पहले उन्हें रोका क्यों नहीं गया। उन्हें रोका जा सकता था अगर वहां की लोकल पुलिस उन्हें सूचना देती और इस बात की इत्तला करती। क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है और इसको उसी गंभीरता के साथ लिए जाने की जरूरत है अजीत, क्योंकि ये सिर्फ कानून का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं, सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि आप कानून बना लीजिए, लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सभी नियम, ये सभी कानून हमारे ठेंगे पर, ये सीधी चुनौती दे रहे हैं। और इस तरीके से न सिर्फ चौकी प्रभारी जिम्मेदार है, बल्कि डीएम से लेकर एसडीएम और एलआईयू तक के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि संदेश जाए कि कोई कितना बड़ा दमन क्यों ना हो, लेकिन कानून के आगे, नियम के आगे सब बराबर हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल किस तरीके से जुलूस निकाला गया था। धर्मेंद्र यादव जो फिलहाल फरार हैं, उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र यादव जेल से निकले और अब एक बार फिर जेल जाने की तैयारी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में काफिले के साथ गुजर रहे थे। धर्मेंद्र यादव का ये पूरा काफिला था। धर्मेंद्र यादव गुजर रहा था अपने समर्थकों के साथ फूलमाला पहने, गाड़ियों में, एक एक गाड़ी में कई लोग। कोरोना नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया गया, ना किसी के मुंह पर मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि एक गाड़ी में कई लोग सवार थे। और ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। हालांकि चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ चौकी प्रभारी इस पूरे मामले के लिए जवाबदेह है? क्या सिर्फ उसी पर कार्रवाई से बात बनेगी, या फिर उन सभी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है? अगर इस तरह के मामले होते हैं तो फिर उन पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि जिन पर रोकने की जिम्मेदारी है, अगर उसके बावजूद भी वो जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं और नहीं रोका जाता है, तो फिर उन पर कार्रवाई से ही एक बड़ा संदेश जाएगा। फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई के नाम पर 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया, जिनमें धर्मेंद्र यादव भी शामिल है, लेकिन धर्मेंद्र यादव अभी कहां है नहीं पता। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इस सबके पीछे एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है। कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड से किया गया है हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने सीआरपीएफ की चौकी पर बम फेंका है। सीआरपीएफ की चौकी पर बम फेंकने का ये मामला पुलवामा में, आतंकी हमला हुआ है कश्मीर के पुलवामा में। ग्रेनेड से इस हमले को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा के त्राल में सीआरपीएफ चौकी पर ये ग्रेनेड से हुआ है हमला। तो ग्रेनेड से हमले को अंजाम दिया गया, आतंकी हमला, ग्रेनेड से हमला किया गया पुलवामा में। कश्मीर के पुलवामा में त्राल में दरअसल ये सीआरपीएफ की चौकी पर बम फेंका गया है, ग्रेनेड से ये हमला किया गया है। आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कश्मीर से। रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए गायत्री, ये त्राल का एरिया है, वहाँ पे सीआरपीएफ का बंकर था और वहाँ ग्रेनेड फेंका गया है और सुरक्षा बलों का कहना है कि मिलिटेंटों ने ये ग्रेनेड फेंका और अभी 3 सिविलियन जो है वो घायल होने की खबर आ रही है। पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है और जिन्होंने हमला किया ग्रेनेड का, उनकी तलाश जारी है। तो इस तरीके के ग्रेनेड के हमले इससे पहले भी त्राल एरिया में हुए हैं और लगातार ऐसा हो रहा है। और अभी पूरे एरिया को कॉर्डन किया है सीआरपीएफ और पुलिस ने, और आउटस्कर्ट्स में आर्मी ने भी कॉर्डन किया है और अभी उन लोगों की तलाश जारी है जिन्होंने ग्रेनेड फेंका है। लेकिन 3 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है, जो सिविलियंस बताए जा रहे हैं। लेकिन ये कितना बड़ा हमला रिफत बताया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक सीआरपीएफ का जो बंकर था उसी पे ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी सीआरपीएफ वाले को कोई इंजरी वगैरह हुई है। लेकिन 3 सिविलियन जो वहां से चल रहे थे वो बताया जा रहा है कि उनको माइनर इंजरीज हुई हैं और बाकी पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। और इस तरीके के हमले यहाँ पे लगातार हो रहे हैं। आपको मालूम है कि कल भी एक आईईडी रखी गई थी श्रीनगर में, उसको फिर कंट्रोल ब्लास्ट किया गया। तो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज लगातार जारी हैं, खासतौर से साउथ कश्मीर में मिलिटेंटों की कोशिश है कि वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाए और यही एक कोशिश यहाँ पे भी देखने को मिली। शुक्रिया रिफत। मुंबई में कोरोना के घटते मामलों के बीच सोमवार से यहां जो
नियम है, कुछ नियमों के साथ कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है और इसे देखते हुए बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी की है। इसके मुताबिक वहां दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर 50% की क्षमता में खुल सकेंगे। बस में यात्रियों के खड़े रहकर सफर करने पर पाबंदी होगी। लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर सकेंगे। लोगों के टहलने के लिए सुबह 5 बजे से 9 बजे और शाम को 6 से 9 बजे तक छूट रहेगी। तो सोमवार से खुलेगी मुंबई। दुकानों को किस तरीके से खोला जाएगा उसके लिए भी नियम लागू किए गए हैं। मॉल, थिएटर हालांकि बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ जिम, सैलून खुलेंगे। बस में खड़े होकर सफर करने पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। लोकल ट्रेनों में आम लोगों के सफर पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो लेवल 3 में रखा गया है मुंबई को। मुंबई जहां सबसे ज्यादा मामले संक्रमण के देखने को मिले थे और उसके बाद सख्ती लगा दी गई थी, और अब मुंबई को खोलने की तैयारी सोमवार से, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से सभी के लिए कल से बीएसटी बसों में मास्क लगाना जरूरी होगा। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कल से मुंबई अनलॉक हो रही है और कल से ही मुंबई में आम लोगों के लिए बस सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। कोरोना की वजह से अभी तक आम लोगों के लिए बस सेवाएं बंद थी। महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बस में जितनी सीटें होंगी उतने ही यात्री सफर कर सकेंगे। बस में खड़े होने की इजाजत नहीं होगी और साथ ही बस में यात्रा करने वालों के लिए मास्क लगाना भी जरूरी होगा। बसों की सभी सीट पर बैठ सकेंगे यात्री, लेकिन अगर कोई खड़े होकर सफर करता है तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। आम लोगों के लिए कल से बीएसटी की बसें खोल दी जाएंगी। बसों में मास्क लगाना जरूरी होगा। यह ध्यान रखना होगा कि अगर आप बस में सफर कर रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। सभी सीट पर बैठे यात्री सफर कर पाएंगे, लेकिन खड़े होकर अगर कोई सफर करने की कोशिश करेगा तो उसे नहीं करने दिया जाएगा। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो आम लोगों के लिए बसें नहीं चल रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से खोला जा रहा है धीरे धीरे, अब बसों में भी यात्री सफर कर पाएंगे, लेकिन नियम क्या, शर्त क्या? देखिए, मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है। महाराष्ट्र में सभी जगहों पर लेवल के हिसाब से अनलॉक किया जा रहा है। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया और ऐसे में बसों में एंट्री तो जरूर दी गई है, क्योंकि कुछ लेवल पे ऑफिसेस खोलने की अनुमति है। उनको ऑफिस दफ्तर पहुंचने के लिए बसों से ही सफर करना होगा, लेकिन बसों से सफर करते समय उसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और खास करके आपको खड़े होकर ट्रैवल होने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड चल रहा है, कोविड के प्रोटोकॉल को गंभीरता से पालन करना होगा और इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जगह जगह बीएमसी के मार्शल्स रहेंगे, वो ये चेक करेंगे कि बसों में अगर कोई भी नियम के विरुद्ध अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया अभिषेक। उधर मध्य प्रदेश के सागर में लोग कोरोना नियमों को लेकर बेपरवाह दिखाई दिए। करीब 50 दिन बाद खुले बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की इतनी भीड़ जुटी कि वो सारे नियम कायदे भूल गए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। बाजार पहुंचे कुछ लोग तो बिना मास्क के ही नजर आए। खरीदारी के लिए जुटी भीड़ को देखकर तो यही लगा कि लोगों ने अभी भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कोई सबक नहीं सीखा। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है और यही वजह के लोगों से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं है। बिहार के बांका से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपके सामने है। कोरोना संकट के बीच वहां बिना काम के सड़कों पर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। इस दौरान पुलिस ने उन लोगों से कोरोना और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की कस्में भी खिलवाई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी मिले जो जरूरी काम से जा रहे थे और पुलिस ने जांच के बाद उनको जाने भी दिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी पुलिस वालों से भिड़ गई। आरोप यह है कि इस महिला के साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी की। यह घटना उस वक्त की है जब वो महिला अपने एक साथी के साथ अस्पताल से काम खत्म कर घर लौट रही थी। तभी कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने का आरोप लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, उनकी गाड़ी पर जुर्माना लगा दिया। इस पर महिला ने अस्पताल की तरफ से जारी किया गया एक पत्र भी दिखाया जिसमें उसे कोरोना कर्फ्यू में आने जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक दलील नहीं सुनी और उसे थाने ले जाने लगी। आरोप है कि महिला के विरोध करने पर पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट भी की। मध्य प्रदेश से ब्लैक फंगस पर एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के सागर में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा था
उसकी वजह उसको लगाने के बाद 27 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ब्लैक फंगस के दूसरे मरीजों को इंजेक्शन देने का काम रोक दिया गया। हालांकि फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो ब्लैक फंगस पर यह बड़ी खबर। इंजेक्शन लगाते ही माइल्ड एडवर्स रिएक्शन जैसे कि माइल्ड फीवर, सिवरिंग, वॉमिटिंग हुआ। इंजेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोका गया। अधीक्षक एवं अधिष्ठाता महोदय के निर्देशन में सभी विषय विशेषज्ञों ने मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है एवं बताया है कि सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। और इस वक्त मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या और जगहों पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था और क्या इसी तरह के मामले सामने आए जहां मरीजों की तबीयत बिगड़ी, या फिर यहां पर ही इकलौता मामला सामने आया? गायत्री, अभी तक मामला तो सिर्फ एक सामने आया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो मध्य प्रदेश में करीब 12,000 से ज्यादा एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन आए हैं, जिनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जिस समय जहां जहां भी जरूरत है वहां पर ये इंजेक्शन भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1,000 से ज्यादा, जैसा कि इसके ब्लैक फंगस के मरीज हैं, 40 से ज्यादा मरीज तो सिर्फ सागर में है। तो सागर में भी जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन भेजे गए थे। तो बड़ा सवाल ये है, क्योंकि यही एक इंजेक्शन है जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लगातार पूरे देश में इस्तेमाल हो रहा है, एम्फोटेरेसिन भी। तो अब इंजेक्शन के लगने के बाद जिस तरह से लोगों की तबीयत खराब हुई, वॉमिटिंग हुई और जो भी उनके सिम्टोमेटिक जो भी सामने नेचर आया, उसके हिसाब से फिलहाल डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। बड़ा सवाल यह है कि इंजेक्शन लगने से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, इस बात की अभी जांच हो रही है। जी, शुक्रिया मनोज। तो इंजेक्शन लगने पर क्या मरीजों की तबीयत बिगड़ी है, क्या इंजेक्शन का कोई रिएक्शन हुआ है, इस पूरे मामले पर अब जांच होगी, लेकिन फिलहाल मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। शादी समारोह में लोगों की फायरिंग करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यह हालात तब है जब खुशी के मौके पर फायरिंग करने पर प्रशासन ने पूरी तरीके से रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की, यहाँ शादी के लिए पहुंचा दूल्हा खुद राइफल से फायरिंग करता दिख रहा है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां एक लड़की अपनी सगाई में छत से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करती दिख रही है। वीडियो 5 महीने पुराना बताया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर का ये मामला। दरअसल एक लड़की के फायरिंग करने का ये वीडियो वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि 4 से 5 महीने पहले ये वीडियो बनाया गया था। लड़की की मंगनी की रस्म थी और इसे यादगार बनाने की कोशिश हो रही थी और इसी दौरान फायरिंग हुई। इस दौरान उसके परिवार के बड़े बुजुर्ग भी उसके साथ आसपास मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लड़की को नहीं रोका। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि दुल्हन की तरह सजी लड़की ने राइफल अपने हाथ में ली हुई है। फायरिंग से पहले वो अपने रिश्तेदार को वहां से हटने के लिए कहती है। इसके बाद लड़की ने फायरिंग की। पूरा इलाका तेज आवाज से गूंज उठा। उधर बिहार के गोपालगंज से चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया, जहां कुछ लोगों ने एक शादी समारोह में जमकर हवाई फायरिंग की। कोरोना संकट के बीच उस शादी समारोह में अच्छी खासी भीड़ भी जुटी। कुछ लोग हाथों में बंदूकें लिए भी नजर आए। उन्हीं में से एक शख्स ने पहले अपनी बंदूक लोड की, फिर हवा में गोली दाग दी और थोड़ी देर में शादी के जश्न में डूबे लोगों के बीच उस शख्स ने दोबारा से फायरिंग की। अब तो उस वक्त हो गई जब किसी ने दूल्हे को बंदूक थमाई। लोगों की भीड़ से घिरे दूल्हे ने भी हवा में गोलियां दाग दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योजना को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि योजना पर केंद्र सरकार से एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में इस योजना के लागू किए जाने के बाद राशन की कालाबाजारी खत्म हो जाती। केजरीवाल ने दावा किया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की सभी आपत्तियों को मार्च में ही दूर कर दिया गया था, फिर भी इस योजना को रोक दिया गया। दिल्ली सरकार के आरोपों पर एलजी दफ्तर ने भी बयान जारी कर सफाई दी और उसमें बताया गया कि घर घर राशन योजना रोकी नहीं गई है, बल्कि इस फाइल को नियमों के तहत पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली गई और इस योजना के खिलाफ कोर्ट में एक मामला चल रहा है। जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर?
लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है, आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? उधर बीजेपी ने केजरीवाल के इस आरोप पर पलटवार करते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार राशन पर अलग से चार्ज लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि मार्च से ही इस योजना में अड़ंगा लगाया जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना का नाम भी केंद्र की आपत्ति के बाद बदल दिया था। फिर भी इस योजना को केंद्र ने रोक दिया। कानूनन हमें दिल्ली में यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल इस योजना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, उसमें कई खामियां हैं, यहां तक कि यह भी पता करना मुश्किल है कि राशन सही आदमी को मिल भी रहा है या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा, दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है, जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में पिछले 70 सालों से राशन माफिया का राज चल रहा है और ऐसे में घर घर राशन योजना से राशन माफिया को खत्म किया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया। राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला।
दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि केंद्र ने इस योजना को इजाजत न देकर एक बड़े घोटाले को होने से रोका है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में राशन के लिए सही आदमी की पहचान का कोई पुख्ता तरीका है ही नहीं। मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि 80, उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के केंद्र सरकार पर हमले के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी सामने आए। दोनों ने एक बार फिर से घर घर राशन योजना पर कई सवाल खड़े किए। दिल्ली सरकार को अब तक 37,400 मीट्रिक टन अनाज दिया गया, जिसको उन्होंने कहा हमने 90% तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें 72,702 मीट्रिक टन इनको अलॉट हुआ है, जो गरीबों को देने के लिए फ्री राशन था। दिल्ली सरकार ने अभी तक उसमें 52,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी सिर्फ 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो गरीबों का राशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री दिया जा रहा है, उस राशन को भी वो बांट नहीं पा रहे हैं। आप बिचौलियों की, दलालों की कमाई करवाकर वहां पे कट मनी का सिस्टम रखना चाहते हैं। ये मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कट मनी रखने के लिए ही इस नटवर लाल योजना को बनाया गया है। दिल्ली के अंदर 0% लागू है, क्योंकि दिल्ली पारदर्शिता करके केंद्र सरकार की योजना को लागू ही नहीं करना चाहती। वन राशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। और इस बीच सरकारी राशन डीलर संघ के सौरभ गुप्ता ने घर घर राशन योजना पर रोक के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सौरभ गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी पूरे मामले में राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से डोर स्टेप को नामंजूरी मिली है, उसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम केजरीवाल जी से ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल जी हमारी दुकान में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10 हज़ार परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती, जो कि दिल्ली सरकार को ये योजना लाने से पहले सोचना चाहिए था। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ठंड से पस्त हुए चीनी सैनिक। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चीन ने एलएसी पर अपने 90% सैनिक बदले हैं। कड़ाके की ठंड में चीन के कई सैनिक बीमार पड़ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चीन ने एलएसी पर सैनिकों की नई खेप भेजी है, क्योंकि उसके जो पहले सैनिक तैनात थे वो ठंड से बीमार पड़ गए हैं। 2 साल के लिए एलएसी पर तैनात हैं, ठंड से पस्त हुए हैं चीनी सैनिक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। चीन ने एलएसी पर अपने 90% सैनिक बदल डाले हैं। वजह है कड़ाके की ठंड।
चीन के कई सैनिक इससे बीमार पड़ गए हैं और इसके बाद चीन ने सैनिकों की नई खेप LAC पर भेज दी है। 90% जो सैनिक हैं वो बदल दिए हैं। भारतीय सेना 2 साल के लिए LAC पर तैनात है। हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये तो कहा ही जा रहा था कि चीनी सैनिकों को वहां पर रहने की आदत नहीं है, उस तरीके से उनकी वहां पर उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, बावजूद इसके चीन का एक कदम अब खुद ही खानी पड़ी मुंह की। देखिए, ये एक रूटीन ट्रांसफर होता है, रूटीन कह सकते हैं रोटेशन होता है, क्योंकि ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो ऐसे में वहाँ पे बहुत लंबे समय तक सैनिकों को नहीं तैनात किया जा सकता है, क्योंकि उनको जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे तापमान -40 में ठंड में रहता है और इस वक्त भी तापमान वहाँ पे -10 के आसपास होगा, कई ऐसे हाई रीचेस है। इस कदम से ये साफ हो जाता है कि चीन जो है वो जल्द उस इलाके से इस पूरे विवाद को सॉल्व करने की मूड में नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक रोटेशन होता है। भारतीय सेना भी जो है अब रोटेट करके जो पिछले साल भर तक से जो जितने भी सैनिक हमारे वहाँ तैनात थे उनको जो नीचे लाया गया और बाकी नए जो सैनिक है उनको वहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि हम लोग भारतीय सेना को भी जो है अपने सैनिकों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मौसम की मार को जो झेल पाना जो है किसी के लिए भी जो है वो पूरी तरीके से मुफीद नहीं होता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने तो अपना पूरा रोटेशन किया ही किया। अब चीन की सैनिक भी जो है वो रोटेशन उन्होंने भी कर दिया है। तकरीबन 90% के आसपास जो चीन की सेना के जवान जो है LAC पर तैनात थे उनको रोटेट कर दिया गया, यानी कि उनकी जगह दूसरे जो है सैनिक वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। चूंकि भारत जो है वो अपनी सीमा की रक्षा के लिए जो है हम लोग वहाँ पे तैनात है, लेकिन चीन जो है वो एक अग्रेसर है, अग्रेसर के तौर पर जो है वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश में है। संदीप, तो क्या ये रोटेशन सामान्य सी बात है? देखिए, रोटेशन सामान्य सी बात है, लेकिन चूंकि चीन जिस तरीके की स्थिति में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि पहले चीन के सैनिक इतनी बड़ी संख्या में उन सब इलाकों में नहीं रहते थे और जब भी ऐसे मौसम खराब होता था, ठंड ज्यादा पड़ती थी, बर्फबारी होती थी, तो वो उन इलाकों से पीछे चले जाते थे, क्योंकि वो तो ठंड में पेट्रोलिंग तक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत जो हमारे इलाके में नहीं घुस सकता, ना ही भारत जो है हमारे इलाके में आके कब्जा करेगा, क्योंकि भारत की ऐसी नीति नहीं है। लेकिन चीन की नीति है, चीन को पता है कि उनको आगे इस विवाद में अपने आप को मजबूत रखना है, इसीलिए उसने जो है जैसी गर्मियां आई है उसने अपने पुराने जितने भी सोल्जर्स पहले तैनात थे उनको जो है रोटेट करते उनकी जगह नए सैनिक ले आए। तो इसका मतलब साफ है, एक मैसेज क्लियर है चीन की तरफ से कि वो अब भी LAC पर इसी तरीके की हालात बनाए रखना चाहता है, यानी कि आमने सामने जो है वो पूरी तरीके से मिरर डिप्लॉयमेंट के तौर पर जो है चीन ने अपने सैनिकों को वहाँ जो फिलहाल तापमान है, कड़ाके की ठंड है, वहाँ की जो स्थिति है फिलहाल, उसको देखते हुए जो रोटेशन किया गया है चीन की तरफ से, आपको लगता है कि चीन के उस एग्रेशन में अब कमी आएगी? आगे बढ़ने की कोशिश के इरादे से उसने अपने सैनिकों को वहां पर भेजा था, लेकिन अब जब उसके सैनिक बीमार पड़ रहे हैं तो क्या उस एग्रेशन में कमी आप देखते हैं संदीप? नहीं, देखिए, इस तरीके से उसके एग्रेशन में कोई कमी नहीं है। अगर एग्रेशन में कमी होती तो वो अपने सैनिकों को जो है बदलता नहीं, यानी कि जो ऊपर उन इलाकों में उनकी पोस्टिंग है, पोस्ट किए गए हैं चीन ने अपने सैनिकों को, उनको बदलता नहीं, उन्हीं को पीछे ले जाता थोड़ा और उस जगह को छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। यानी कि वो अपनी जगह को अभी सिक्योर करके रखना चाहता है, क्योंकि चीन को डर इस बात का है जिस तरीके से पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारतीय सेना ने जो इम्पोर्टेंट रीचेस जो है वो अपने कब्जे में लिए और उसके बाद चीन को जो है बैक स्टेप जो है पीछे जाना पड़ा, कुछ स्टेप पीछे जाना पड़ा, फिर बातचीत करके पेंगोंग के जो है नॉर्दर्न बैंक से भी जो अपने सेना को पीछे ले जाना पड़ा। तो ये जो है चीन इस बात को लेकर इस वक्त आशंकित है कि कहीं अगर कोई ऐसा विवाद आगे दोबारा से जो है ये जो जारी विवाद बढ़ता है और फिर दोबारा से अग्रेशन अगर इंडिया दिखाता है उन सब इलाकों में जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो ऐसे में उसने अपनी तैनाती को वहां पे लगातार बनाए रखना चाहता है और इसीलिए जैसी गर्मियां आई हैं अब उसने अपना पूरा रोटेट कर दिया है। और गर्मियों के समय में जो है इस वक्त तापमान भले ही कम होता है लेकिन सर्दियों के मुकाबले इतना नहीं होता, तो ऐसे में जो उनके सैनिक है वो चाहता है कि उसके सैनिक एक्लेमेटाइज हो जाए, नए सैनिक जो है पूरे इलाके से पूरी तरीके से रूबरू हो जाए। और इसीलिए नई खेप चीन की तरफ से LAC पर भेजी गई है। आपको बता दें, रोटेशन हालांकि सामान्य बात है लेकिन चीनी सैनिक उतने मजबूत नहीं है वहां की परिस्थितियों के मुताबिक, और यही वजह के 90% सैनिक बदले हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड के बीच कई सैनिक चीन के बीमार पड़ गए।